अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानज़ादा। इंतख़ाबात में सिर्फ 41 दिन रह गए हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंतख़ाबात और इदारे दोनों ही मुतनाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। जिस इलेक्शन कमीशन ने इंतख़ाबात कराने हैं उसे शदीद तनक़ीद का सामना है, जिस इंतज़ामिया ने इलेक्शन के इंतज़ामात करने हैं उसे भी शदीद तनक़ीद का सामना है, और ख़ास तौर पर जिस अदलिया ने इंतख़ाबात यकीनी बनाने हैं और इंतख़ाबात से मुतालिक तनाज़ात को निपटाना है वो अदलिया खुद ही तनाज़ात की जद में है। दो बड़ी सियासी जमातें अदालतों को तनक़ीद का निशाना बना रही हैं, उनके फैसलों पर तनक़ीद कर रही हैं। PTI जिसे पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट से भी बार बार रिलीफ मिल रहा है, उसे इलेक्शन कमीशन से शिकायत है, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से फिर भी शिकायत है और वो उन्हें तनक़ीद का निशाना बना रही है। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक से भी शिकायत है, वो उनके खिलाफ मुतादिद दरख्वास्तें दायर कर चुकी है, मगर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान से मुशावरत की इजाज़त दे दी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान और दीगर वकला की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की, तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस पर इजहार बरहमी करते हुए रिमार्क दिए कि टिकटों पर बानी और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत बुनियादी हक है। क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट आपके लिए काफ़ी नहीं था? सुप्रीम कोर्ट के बाद क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस निगरान हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं। एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को गैर जानिबदार होना चाहिए। निगरान हुकूमत के ज़ेरे निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है कि इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाज़त बुनियादी हक है। बानी और चेयरमैन PTI के दरमियान मुशावरत में मुखालफत से हुकूमत की गैर जानिबदारी पर सवाल उठता है। इसके बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने मुशावरत की इजाज़त देकर दरख्वास्त निपटा दी और हुक्म दिया कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की निगरानी में इमरान खान और चेयरमैन की मुलाकात कराई जाए। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ को एक और रिलीफ मिला है और PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदारा गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए करार दिया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं है। 3 MPO का इख्तियार सिर्फ वफाकी काबीना के पास होना चाहिए। 3 MPO के 1980 के कानून की सेक्शन 18 को गैर कानूनी करार दिया जाता है। इस पूरी सूरत हाल में इस बात का भी इम्कान है कि इमरान खान जेल से बाहर आ जाएं और इंतखाबात में भी हिस्सा ले लें, क्योंकि तोशाखाना केस में फैसला मौतली के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है और अगर सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है तो इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। इसी तरह इंतखाबात से पहले इमरान खान की रिहाई का भी इम्कान है, क्योंकि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को जमानत दे चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक ट्रायल को रोकने का हुक्म दिया हुआ है। इसके अलावा इस वक्त इमरान खान नैब के तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में गिरफ्तार हैं। इन दोनों केसेस में इमरान खान ने जमानत की दरख्वास्तें दायर की हुई हैं जो ज़ेर इल्तवा हैं। गुज़िश्ता रोज़ तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में प्रोसिक्यूशन ने वकला सफाई को रेफरेंस की कॉपी और इंक्वायरी रिपोर्ट फराहम कर दी थी और साथ ही गवाहों के बयानात और दीगर दस्तावेज़ात भी फराहम कर दी गईं और गुज़िश्ता रोज़ भी दरख्वास्त ज़मानत पर भी दलाइल हुए, जिसके बाद दरख्वास्त ज़मानत पर मज़ीद दलाइल के लिए समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई और साथ ही अदालत ने इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने के लिए 4 जनवरी की तारीख भी दे दी है। इसी तरह 190 मिलियन पाउंड केस में भी एहतसाब अदालत दरख्वास्त ज़मानत सुन रही है। अगर इमरान खान की ज़मानत की मंजूरी हो जाती है तो वो जेल से बाहर भी आ सकते हैं और इलेक्शन मुहिम चला सकते हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ को शिकायत थी कि उनके रहनुमाओं को एक केस में रिहाई के बाद दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस हवाले से भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज अहम ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं। मंजूर पश्तीन के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA हुक्काम को मंजूर पश्तीन से जेल में तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस केस में रिमार्क दी है कि कानून यह है कि जब एक बंदा पहले ही गिरफ्तार हो तो बस मुकदमा आगे चलाएं। ये नहीं होता कि मुलजिम एक मुकदमे में छूट कर बाहर आए तो फिर गिरफ्तार कर लें। एक केस में गिरफ्तार शख्स पर दूसरे केस में गिरफ्तारी डालकर जेल में तफ्तीश हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक केस में गिरफ्तार फर्द की दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी पर फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं हुआ तो वो हतमी हो गया। पुलिस ऐसे इकदाम ना करे कि हुकूमत बदले और इंक्वायरी हो तो उनका करियर तबाह हो जाए। FIA जेल में तफ्तीश करे वरना मुकदमा ख़त्म करने का ऑर्डर देंगे। एक तरफ नून लीग और तहरीक इंसाफ अदलिया को निशाने पर भी लिए हुए हैं और दूसरी तरफ एक दूसरे को ऐसा करने पर तनकीद का निशाना भी बना रही हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि अदलिया पर हमलों का तदारुक किया जाए। क्या तीसरी क़ुव्वत को आने की इजाज़त दी जा रही है?
अदलिया से इल्तिमास करते हैं कि अगर ऐसे हमले किए जाएंगे तो वक्त से पहले इसका तदारुक किया जाए। तदारुक नहीं होगी, इलेक्शन करीब तर आता जाएगा तो आवाम किस तरफ चल पड़ेगी, मुल्क किस तरफ चल पड़ेगा। क्या तीसरी कुव्वतों को आने की इजाजत दी जा रही है? इतनी बड़ी पार्टी को पॉलिटिकल प्रोसेस से निकालना ये डेमोक्रेसी को डिरेल करने की साजिश होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया है और इस बात को वर्सी कर रही है कि इलेक्शन 8 फरवरी हो, तो इसका हर स्टेप उस वक्त तक जब तक सारा फाइनल नॉमिनेशन ऑफ द रिटर्न कैंडिडेट नहीं हुआ हो, इस सब के लिए लाजिम है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने सुपरविजन में देख ले। सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसी तरह नून लीग बल्ले के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक फैसला सामने आने के बाद पेशावर हाई कोर्ट को तनकीद का निशाना बना रही है और तहरीक इंसाफ के हक में फैसले देने पर लाहौर हाई कोर्ट पर भी तनकीद कर रही है। गुज़िश्ता रोज नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बल्ले का निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद कर दी और फैसला देने वाले जज पर भी तनकीद की। साथ ही कहा कि जिस तरीके से इमरान खान को सहूलतें दी जा रही हैं वो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सिंबल के हवाले से, वो इलेक्शन कमीशन के इख्तियार पर हमले के मुतरादिफ है। एक सूबे की हाई कोर्ट है, वो किस तरीके से पाकिस्तान भर के मामले को वो उसका फैसला दे सकती है। केपी में ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं जिनका किसी न किसी तरीके से मोहतरम जज साहब के साथ अजीजदारी है। मैं समझता हूँ कि इंसाफ का तकाजा ये था कि जज साहब अपनी अजीजदारी की बिना पर इस बेंच से अलहदा होते। पूरी कौम अदलिया से इंसाफ पर मबनी फैसलों की तोक़ो करती है। ऐसे फैसलों से तरफदारी की बू आती है। जो तराजू है उसको झुकाया जा रहा है एक लाडले की तरफ। वो कमांडर के घरों में हमले जो शख्स करवाए उसको जिस तरीके से ये सहूलतें दी जा रही हैं और फैसले दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। फिर कल हमारे प्रोग्राम में नून लीग के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे इंतखाबी अमल को रोकने की कोशिश की और अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इलेक्शन कमीशन को नीचा दिखा रहा है। इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है। पीटीआई ने जो 9 मई को वारदात की है, इन इदारों के अंदर लोग उसके ऊपर उनको रिलीफ देंगे और उसके लिए उनको रास्ते देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आईन और कानून किसका दिफा करेगा। लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था और जिसने पूरी इंतखाबी अमल को ब्लॉक करने की कोशिश की, और अब फिर पेशावर हाई कोर्ट से अगर एक ऐसा फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहा हो। अदलिया के अंदर ऐसे अनासिर अगर मौजूद हैं जो अदलिया के जरिए एक मखसूस सियासी एजेंडा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये फिर अदलिया का और मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती की जो कॉज है उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने माजी में जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले दिए तो उनके खिलाफ तहरीक इंसाफ ने बयानात दिए, ट्रेंड्स चलाए गए, और आज जब उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जमानत देते हुए इजाफी नोट लिखा है और अपने रिमार्क्स में कहा है कि इमरान खान पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं, तो नून लीग उन पर तनकीद कर रही है। हालांकि कानून यही कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए उस वक्त तक मुल्जिम मासूम तस्वुर होता है। आज नून लीग के रहनुमा तारड़ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पिछले चंद हफ्तों में लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को रिलीफ देने की कोशिशें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मासूम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो ये उसी चीज़ का तसलसल है जिसमें गुड टू सी यू कहा जाता था। पिछले चंद हफ्तों में जो एक लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं, अदालतों में बैठे उसके सहूलतकार ये तय कर चुके हैं कि किसी भी केस में उसको सजा नहीं होने देनी। जब सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया और मासूम का लफ्ज इस्तेमाल किया, तो ये उसी चीज का तसलसल है कि जिसमें पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपने पूरे केस के फैक्ट्स को, मेरिट्स को डिसाइड कर दिया और साथ ये कह दिया कि शायद वो मासूम है, शायद वो साइफर था ही नहीं। तो मासूम कौन है? क्या ट्रायल जज को ये राइट हासिल नहीं है कि वो ट्रायल को आगे लेकर चलें? आज उस ट्रायल को भी रोक दिया गया है। आज ऐसी सहूलतकारी है कि एक सूबे का हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान में निशान बहाल करता है। एक लाडलाइज्म पे, फेवरेटिज्म पे फैसला आ जाता है। कोर्ट जो है वो एक के बाद एक उसको रिलीफ देती है क्योंकि घर वाले मजबूर करते हैं, क्योंकि किसी का कजन पीटीआई के अंदर है, किसी का भाई पीटीआई के अंदर है, किसी का बहनोई पीटीआई के अंदर है, कोई उमर अयूब का कजन है। यानी गजब खुदा का
यहाँ पे जाती दोस्तियां रिश्तेदारियां आड़े आ रही हैं, आप इंसाफ नहीं होने दे रहे। ये एक नई दलील दी जाती है कि जी वो इलेक्शन लड़ने दिया जाए। अब कोई रेप करे, मर्डर करे, डकैती करे, अगवा बराए तवान करे, तो क्या उसको इस बुनियाद पे जेल से छोड़ दिया जाए कि उसने इलेक्शन लड़ना है? जबकि मौलाना फजलुर रहमान फरवरी में इंतखाबात कराने पर चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पर तनकीद की और साथ ही कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि उन्हें इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने पर काम हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन की तारीख के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत पर भी संगीन सवाल उठाए। पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हो रही, पीटीआई को इस इलेक्शन में प्रोजेक्ट करने का पर काम हो रहा है। हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहते हैं कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, लेकिन मैं दुआगो हूँ। इशा के वक्त कोर्ट खोली गई, 3 जज बैठे, उनको कहा कि अपील दायर करो। उसने अपील दायर की और उनको उसी वक्त हुक्म दिया कि अभी शेड्यूल जारी करो। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे करना है, तो इलेक्शन कमीशन कब आज़ाद इदारा हुआ? अगर मेरा एक कारकुन इस इंतखाबी मुहिम के दौरान जख्मी हुआ या शहीद हुआ, उसका जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के केस में नोटिस जारी होने के बाद साबिक डीजी ISI जनरल फैज हमीद को दूसरी दफा फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की तरफ से नोटिस जारी किया जा रहा है, जबकि इससे पहले भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले फैजाबाद धरना कमीशन ने नोटिस जारी किया था और रवा हफ्ते उनको हाजिरी यकीनी बनाने का कहा गया था। लेकिन जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को शॉर्ट नोटिस पर रवा हफ्ते बुलाया गया था, लेकिन वो कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए, इसलिए अब उनकी तलबी के लिए वजारत दिफा के जरिए उन्हें दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। आम बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद फैज़ाबाद धरना केस के फैसले से मुतालिक अमल दरामद केस की समाअत की थी और समाअत के दौरान तकरीबन तमाम फरीक़ैन ने फैसले के खिलाफ अपनी नज़रसानी की अपीलें वापस ले ली थी। इसमें वो तहरीक इंसाफ भी शामिल थी, जिसने फैज़ाबाद धरना केस के फैसले की वजह से इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर किया था और नज़रसानी अपीलें वापस लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत की थी कि वो इस मामले पर एक कमीशन तश्कील दे जो इस धरने के पीछे शामिल अनासिर का तयन करे। और फिर 15 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर हुकूमत ने इस हवाले से कमीशन तश्कील दिया। ये 3 रुकनी कमीशन साबिक IG अख्तर अली शाह, साबिक IG ताहिर आलम और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान पर मुश्तमिल है और इस कमीशन के TORs में लिखा है कि इंक्वायरी कमीशन TLP की गैर कानूनी माली इमदाद या सहूलतकारी करने वालों की तहकीकात करेगा, फैज़ाबाद धरने के हक में ऐसे बयानात और फतवे देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा जिनसे किसी को नुकसान पहुंचा या नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ। कमीशन कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ पैमरा के एक्शन ना लेने की तहकीकात करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई शख्स या अवामी ओहदेदार कानून या अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। कमीशन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वालों समेत किसी भी शख्स या सरकारी ओहदेदार के जिम्मेदार होने का तयन करेगा। यह भी तयन करेगा कि अगर उनमें से कोई मुलविस है तो उसके खिलाफ कोई तादीबी या कानूनी कार्रवाई बनती है या नहीं। जबकि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अटॉर्नी जनरल को यह हिदायत भी की थी कि TORs में यह शामिल किया जाए कि एक साथ नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर होना हादसा था या किसी हिदायत पर ये हुआ था। अहम बात यह है कि 2017 में नून लीग की हुकूमत के खिलाफ जब TLP ने फैज़ाबाद में धरना दिया था तो उस वक्त जनरल फैज़ हमीद ISI के DGC थे और जब TLP ने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया था और दारुल हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा कर दी थी, तो बाद में खुफिया बातचीत के नतीजे में तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुआहिदा हुआ और यह धरना ख़त्म कर दिया गया। हुकूमत ने अपने ही वज़ीर कानून से इस्तीफ़ा ले लिया, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस मुआहिदे पर उस वक्त के मेजर जनरल फैज़ हमीद के दस्तखत मौजूद थे और मुआहिदे पर अमल दरामद करने के लिए एक गारंटियर के तौर पर उनके दस्तखत मौजूद थे। जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस धरने से मुतालिक अपना फैसला जारी किया और फौजी अफसरान समेत सियासी जमातों के किरदार पर सवालात उठाए थे और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस फैसले की बुनियाद पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर कर दिया था। लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस बनने के बाद फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ नज़रसानी अपीलों पर समाअत शुरू कर दी तो तहरीक इंसाफ समेत तमाम फरीक़ैन अपनी नज़रसानी की अपीलों से दस्तबरदार हो गए और अब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक 3 रुकनी कमीशन इस धरने के पीछे शामिल अनासिर का तयन करने के लिए इंक्वायरी कर रहा है और जनरल फैज़ हमीद को कमीशन के सामने पेश होने के लिए तलबी का नोटिस भी जारी हो चुका है, लेकिन इतलात के मुताबिक वो पेश नहीं हुए और अब ज़राए से खबर सामने आ रही है कि उन्हें दोबारा पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा है। अब सिर्फ फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन जनरल फैज़ हमीद से जवाब तलब नहीं कर रहा, बल्कि 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ अदालतों को मैनेज करने से मुतालिक जस्टिस शौकत सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर सुप्रीम कोर्ट भी जनरल फैज़ हमीद से जवाब तलब कर रही है और ये सब कुछ
जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी केस में हो रहा है, जिसमें उन्होंने बराह रास्त जनरल फैज़ हमीद समेत मुतादिद अफसरान को नामजद किया हुआ है और इल्ज़ाम लगाया है कि जनरल फैज़ हमीद ने उनसे मुलाकात करके नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस को मैनेज करने के लिए दबाव डाला और सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जनरल फैज़ हमीद को नोटिस भी जारी कर दिया है और जनवरी में इस केस की समाअत भी होनी है। इसके अलावा 2 दिन पहले सहाफ़ी एजाज सैयद ने यह खबर दी थी कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज़ सईद की हवालगी का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हाफिज़ सईद को पुलवामा हमले की तहकीकात में नामजद किया गया था और उनकी हवालगी के लिए भारत ने बाकायदा पाकिस्तान की वजारत खारजा को दरख्वास्त दी थी। लेकिन जब गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान दफ्तर खारजा से सवाल किया गया कि भारत की तरफ से हाफिज़ सईद की हवालगी का कोई मुतालबा किया गया है, तो उन्होंने इसकी तरदीद करते हुए कहा था कि यह क़यास पर मबनी रिपोर्टिंग है, इस पर तबसरा नहीं करेंगे। जिसके बाद बाकायदा आज भारत ने हाफिज़ सईद की हवालगी के लिए पाकिस्तान को भेजी जाने वाली दरख्वास्त की तस्दीक कर दी थी, जिसके बाद आज ही पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी इसकी तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने भारत की हाफिज़ सईद की हवालगी की दरख्वास्त वसूल की है। भारत ने यह दरख्वास्त नाम नहाद मनी लॉन्ड्रिंग केस में दी है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा हवालगी का कोई मुआहिदा नहीं और फिर पाकिस्तान ने तकनीकी बुनियादों पर हाफिज़ सईद की हवालगी से इनकार कर दिया। इन तमाम मामलों पर बात करेंगे न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन पहले आपने ये खबर दी थी, वजारत खारजा तस्दीक नहीं कर रही थी, आज तस्दीक आ गई है। क्या मामला है हाफिज़ सईद के हवाले से? बहुत शुक्रिया शाहजेब। हाफिज़ सईद आपको पता है मुंबई हमलों में भी उनका नाम भारत लेता रहा है और भारत अपनी सरजमीन पर कुछ और तहकीकात कर रहा है मुख्तलिफ केसेस की, उनमें पुलवामा भी शामिल है मेरी मालूमात के मुताबिक। गो के पुलवामा के बारे में भारत पहले खुद कह चुका है कि पुलवामा के वाक़े में जैश मोहम्मद मुलव्वस थी और जैश मोहम्मद के मुलव्वस होने के कुछ शवाहिद भी भारत की तरफ से पेश किए गए थे। लेकिन जो मनी रिलेटेड जो अमूर हैं, यानी कि जो फाइनेंसेस हुए थे कुछ वाक़यात के, उनके हवाले से भारत समझता है कि हाफिज़ सईद भी इस मामले में मुलव्वस है और इसीलिए भारत की तरफ से ये दरख्वास्त की गई आज से कुछ दिनों पहले। लेकिन ये मामला खामोश ही रहा, भारत की तरफ से ये खबर भी जारी नहीं की गई। अब आज भारत ने इस बात की सुबह तस्दीक की है, जिसके फॉलो अप में वजारत खारजा ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है। लेकिन अहम बात यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान खामोशी से ये मामला चल रहे हैं, पब्लिक में नहीं लाया जा रहा। पब्लिक में उसी वक्त ये मामला आया है या भारत की वजारत खारजा और पाकिस्तान की वजारत खारजा लाई है जब ये मीडिया की तरफ से पब्लिक में आया है। अच्छा, और भारत की तरफ से ये मुतालबा आना, ऐसे वक्त में आना, आपको लगता है कोई अमली तौर पर इसकी कोई अहमियत है या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए वहाँ पर अहमियत है या बैन अल-अक़वामी सतह पर कोई अहमियत है? क्या ड्राइव कर रहे हैं? शाहजेब, भारत के अंदर अगले साल अप्रैल में आज से चंद महीनों बाद, 4-5 महीनों के बाद इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो जो भारत है, आपको पता है वहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, वो फॉरेन पॉलिसी भी सियासी जमातों का हिस्सा होती है। जो वहाँ पर हुक्मरान जमात है बीजेपी, उनका एक ख़ास व्यू है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी एक लीगल वैल्यू है लेकिन इनकी एक पॉलिटिकल वैल्यू भी है। तो इस वक्त ये सारा मामला होना, जब दोनों मुल्कों के दरमियान मुकम्मल सफारती ताल्लुकात भी नहीं है, दोनों मुल्कों के पास एक दूसरे के सफ़ीर मौजूद नहीं है, नाज़िमुल अमूर सतह के जो अफसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो एक दूसरे ममालिक में हैं, निगरान हुकूमत यहाँ पर मौजूद है, उनको पता है भारत को कि निगरान हुकूमत जो है एक ख़ास हद से आगे नहीं जाएगी, यहाँ पर जो भी कुछ होगा वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आने के बाद ही होगा। तो ये जो सारी मामलात है, ये इनकी पॉलिटिकल वैल्यू ज़्यादा है और लीगल वैल्यू भी है, लेकिन वो कम है। और मुझे साथ में भी बताइएगा, आज ज़ाहिर ये खबर भी आपकी तरफ से दी गई जो कि जनरल फैज़ हमीद की तलबी का मामला है, फिर ये खबर भी ज़राए से आ रही है कि पहले भी उन्हें तलब किया गया, उस कमीशन के सामने नहीं पेश हुए, अब दोबारा ये किस तरफ मामला आपको जाता नज़र आ रहा है? कुछ संजीदा सूरत हाल नज़र आती है जनरल फैज़ हमीद के लिए, या ये किसी मंतकी अंजाम पर कमीशन पहुँच सकता है आपके ख्याल में? ये कमीशन इसकी सरबराही डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर साहब कर रहे हैं। अख्तर अली शाह होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, आईजी भी रहे हैं, ताहिर आलम साहब हैं उनके साथ, खुशहाल खान है एडिशनल सेक्रेटरी। तीनों अपनी तरफ से तो अहम लोग हैं, लेकिन इसमें अहम बात एक डेवलपमेंट हुई है, वो ये हुई है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वो पेश हुए थे और साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पेश हुए थे। तो दोनों ने फैज़ हमीद साहब को डायरेक्टली नॉमिनेट नहीं किया, ये बड़ी अहम बात है, बल्कि वो नवंबर 2017 में एक मीटिंग हुई थी कैबिनेट की और वो इन दोनों जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला है, दोनों ने इस बयान में, अपने बयानात में कहा कि जो फैसला था इनको भेजने का, यानी कि
फैज हमीद को मुज़ाकरात के लिए TLP से मुज़ाकरात के लिए भेजने का, वो उस मीटिंग में हुआ था और उस मीटिंग की ओनरशिप जो है वो शायद खाकान अब्बासी भी ले रहे हैं और उस वक्त के वज़ीर दाखिला भी ले रहे हैं। तो टॉप लेवल पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा अभी तक संगीन, लेकिन इधर उधर से कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं कमीशन के सामने जो कि फैज़ हमीद साहब का नाम ले रहे हैं। अब क्योंकि अब जो शौकत अली सिद्दीकी का मामला है उस तक भी हमने देखा कि उससे जवाब तलब किया गया है। आपको लगता है कि किसी भी तरीके से जनरल फैज़ हमीद किसी ख़तरे में पड़ सकते हैं या वो जो जवाब देंगे उसकी वजह से बहुत कुछ सामने आ सकता है? क्योंकि जो ज़राए के तहत बयान हमें उनका नज़र आया या उनके करीबी ज़राए ने बताया अंसार अब्बासी साहब को, तो उसमें तो उन्होंने डिनाई ही किया कि शौकत अली सिद्दीकी साहब से उन्होंने मिलने की ज़रूर तस्दीक की, मगर ये कि उनसे ये बात की थी नवाज शरीफ के केस के हवाले से, इसका डिनाइल ही है। देखिए, ये जो कमीशन है, धरना कमीशन, इसमें अबसार आलम जो है साबिक चेयरमैन पैमरा और हमारे वेटरन जर्नलिस्ट, उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने अपने बयान में कमीशन के सामने जनरल फैज़ हमीद का ना सिर्फ नाम लिया है बल्कि उन्होंने डेट वाइज बताया है कि किस किस वक्त पे फैज़ हमीद साहब ने उनसे रब्ता किया और क्या क्या प्रेशर्स थे। और एक टीवी चैनल के हवाले से भी उन्होंने बताया कि जो टीवी चैनल पैमरा की हिदायत के बरखिलाफ TLP की उस वक्त की जो एहतजाज था वो दिखा रहा था। और अभी जो कमीशन है इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बाय अबसार आलम साहब, उस टीवी चैनल के मालिक को भी अगले हफ्ते बुलाया जा रहा है और एक फूड आउटलेट है इस्लामाबाद का बड़ा मारूफ जो कि फ्री खाना तकसीम कर रहा था उस वक्त, तो उनको भी बुलाया गया है। अगर किसी और बंदे ने भी अबसार आलम की तरह नाम ले दिया तो इस कमीशन की हद तक जो जनरल फैज़ हमीद है उनके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला है उस हवाले से क्योंकि अभी तहकीकात जारी हैं और कोर्ट खुद इस मामले को देख रही है, अनटिल और अनलेस कुछ एक से ज्यादा लोग आकर कोर्ट में नहीं कहें, मेरे ख्याल में बात आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का अपना जो बयान है वो बड़ा अहम है। लेकिन काउंटर इसके ऊपर मेरी इत्तलात के मुताबिक ये शायद किया जाएगा कि वो शौकत अजीज सिद्दीकी से ये पहली दफा नहीं मिले थे, वो इससे पहले भी मिल चुके थे या इनका कोई आपस में कांटेक्ट था, तो वो इन्हें काउंटर करने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन दोनों सूरतों में मेरा नहीं ख्याल कि फैज़ हमीद साहब के लिए कोई अच्छी खबर है, लेकिन कोई इतनी लंबी चौड़ी सजा होने की भी कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कुराम खबर है उसमें तफसीलात से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जब से वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा करार दिया है तब से बहस छिड़ गई है कि इस मॉडल को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कौन इसे बेहतर कर सकता है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के मुआशी मॉडल को नाकारा और उसको सिर्फ अमीर तबके के लिए ही फ़ायदेमंद करार देते हुए पाकिस्तान को पायदार तरक्की के लिए अपनी मुआशी पॉलिसीज़ तब्दील करने की तजवीज़ दी है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पाकिस्तान का मुआशी मॉडल नाकारा हो चुका है, मुआशी तरक्की पायदार नहीं है, मुआशी तरक्की के फ़वाइद अशराफिया तक महदूद हैं, पाकिस्तान अपने साथी ममालिक से पीछे रह गया है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक गुर्बत में फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमती अखराजात को भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ये सोच परवान चढ़ रही है कि पॉलिसी बदलना ज़रूरी है और ऐसी पॉलिसीज़ को बदलने की ज़रूरत है जिनसे तरक्की मुतासिर हुई है और पाकिस्तान एक गैर यकीनी और कम तरक्की के साइकिल में चला गया है। कैसे इस चीज़ का तदारुक मुमकिन है? हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़जाना और बाहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक ने जो कमेंट्री की है पाकिस्तान की मईशत पर और पाकिस्तान का जो मुआशी मॉडल है इसे ही नाकारा करार दे दिया है। आप क्या इससे इत्तफाक करते हैं? ज़ाहिर आप खुद बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं पाकिस्तान की मईशत के जो मसाइल हैं, आप इससे इत्तफाक करते हैं और आगे क्या इस तरीके से चल सकता है मुल्क जिस तरीके से चल रहा है? बात दरअसल ये है कि पिछले 50-60 साल से तो वर्ल्ड बैंक हमारे साथ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के जो दो सबसे बड़े लेंडर्स हैं, सबसे बड़ा तो चाइना है और नंबर 2 वर्ल्ड बैंक है, जिन्होंने अभी तक 18 अरब डॉलर हमें दिए हैं लोन के तौर पर कंसेशनल। और ये मुख्तलिफ प्रोग्राम लेंडिंग, मुख्तलिफ पॉलिसी बेस्ड और फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लेंडिंग है। तो ये 50 साल से इनको इस बात का एहसास नहीं हो रहा था, अब सडनली कैसे हो गया एहसास, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है बात। इसलिए कि अगर एलीट कैप्चर की वो बात कर रहे हैं तो ये तो कोई नई बात नहीं है पाकिस्तान में, ऐसा तो सिलसिला का हम तकरीबन आगाज से रहा है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे ये इनकी बात समझ में नहीं आई।
साहब, और आप ज़ाहिर इस हवाले से जैसे कि मैंने जिक्र किया, खुद भी लिखते रहे हैं कि मुल्क में बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक ने आज कहा, मगर आप पहले से जो मुख्तलिफ रिफॉर्म्स हैं, जो सिस्टम की खराबियाँ उस हवाले से लिखते रहे हैं। वर्ल्ड बैंक भी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में जिक्र करता रहा है, टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स हो, जो डेट की अनसस्टेनेबिलिटी है उस हवाले से तो आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। आपको लग रहा है इस वक्त जो सूरत हाल में नज़र आ रही है वो आर्जी है? डेट का मसला, जो कर्ज का मसला है, वो एक बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए? जी बिल्कुल, बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान जो है, देखिए पहले हमारी तारीख के 65 साल में जितना हमने कर्जा लिया था, आखिरी 10 साल में उसको 2 गुना कर दिया। जिस रफ्तार से हमने पिछले 8-10 साल कर्जों को लिया है और एक्यूमुलेट किया है, आज तो आपको पता है कि 138 अरब डॉलर हमारा एक्सटर्नल डेट है, जबकि रिजर्व्स हमारे 8 अरब डॉलर से भी कम है। तो हालात तो हद से ज्यादा इस लिहाज से अनसस्टेनेबल हो चुके हैं, और IMF की छतरी जब होती है तो ठीक से इस्तेमाल की नहीं जाती। अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक स्टैंड बाय फैसिलिटी चल रहा है, अब देखना है कि कब तक चलेगा। इसलिए पाकिस्तान के पास हम काफी अरसे से, मैंने किताब तक लिखी 2 साल पहले चार्टर ऑफ द इकोनॉमी पर, मगर और जाके मैंने प्रेसिडेंट साहब ने भी कॉपियां मंगवाई, मगर इस पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। तो हम बहुत ही जैसे कहते हैं कि अफसोस करते हैं कि पाकिस्तान इस हाल में आज आ चुका है कि किसी वक्त भी कुछ ना तो कुछ खुदा न खास्ता हो सकता है। बाहर से पैसा आना काफी हद तक कम हो गया है, और जो कर्जों की वापसी की रफ्तार है वो नए पैसों आने से ज्यादा है, और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि रिजर्व्स पर और प्रेशर खुदा न खास्ता पड़ता रहेगा। सब, और जो बहुत सारी उम्मीदें दिलाई जा रही हैं कि मुल्क में सरमायाकारी आएगी, वो आपके ख्याल में जो दावे हैं वो अपनी जगह, मगर मुश्किल नज़र आता है कि इतनी सरमायाकारी आए कि हमारे रिजर्व्स में भी इजाफा हो जाए, मज़ीद इस्तेहकाम आए और माशी तरक्की भी आए? देखिए हमारा जो मॉडल नया जो SIFC जो कायम किया गया पिछले साल के दौरान जून के महीने में, तो हम सब का ख्याल ये था कि ये जो फैसिलिटेशन का जो मसला है वो बहुत मुनासिब है, मगर सिर्फ फैसिलिटेशन से काम नहीं होता। बाहर के इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं कि आपके माशी हालात कैसे हैं, क्या अगर हम पाकिस्तान में प्रॉफिट्स बनाएं तो हम वापस ले जाएंगे। पिछले साल तो हमने तकरीबन 80% रोक दिया था प्रॉफिट्स की रिपैट्रिएशन, तो इसलिए माहौल अभी तक पॉजिटिव नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि SIFC का मॉडल जो है वो बहुत मुनासिब है, मगर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है रिफॉर्म्स के लिए। वो रिफॉर्म्स होंगे तो ये फैसिलिटेशन का सिलसिला जो है वो तेजी से इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा, मगर रिफॉर्म्स और हालात को बेहतर करे बगैर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरा नहीं ख्याल है कि 70 अरब डॉलर अगले 3 साल में आ जाएंगे। मतलब जिन रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है आप, मैं फिर कहूँगा, लिखते भी रहे हैं, सियासत को सिर्फ समझते ही नहीं है बल्कि सियासी लीडरान से मुलाकात करना, उन्हें आपने खुद भी जिक्र किया, किताब भी पेश की चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर आप लिख चुके हैं। आपको लगता है कि आगे कोई भी हुकूमत आ जाए तो ये जो मुआशी मॉडल नाकारा हो गया है, जो इसको रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, किसी भी जमात के पास उसका आपको प्लान नज़र आ रहा है, और अगर नज़र आ रहा है तो ऐसा माहौल नज़र आ रहा है कि इलेक्शन के सूरत में वो इस्तेहकाम आएगा कि उस पर अमल दरामद हो सकेगा? दरअसल ये है कि देखिए इस मर्तबा बहुत अहमियत इलेक्शंस और 2024 जो अगला साल है, तारीख के एक बहुत अहम वक्त है ये आने वाला। दूसरी तरफ मुझे इस बात पर अभी तक हम सब मुंतजर हैं कि जो मैनिफेस्टो हैं हमारे बड़े पार्टीज के, वो अभी तक आ जाने चाहिए थे, ताकि उन पर काफ़ी बहस होती, काफ़ी डिस्कशन होता, और एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता कंसेंसस की तरफ आगे बढ़ते। मगर अभी तक किसी मेजर पार्टी ने अपना जो मैनिफेस्टो है, ख़ास तौर पे ये मुश्किल हालात को किस तरह संभाले जाएंगे, उस पर अभी तक मैनिफेस्टो हमें कोई नज़र नहीं आया है। इस बात से भी हम कुछ परेशान हैं।
बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हफीज़ पाशा इस हवाले से बात कर रहे थे। मईशत को रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और इन रिफॉर्म्स के लिए सियासी जमातों की तैयारी की ज़रूरत है, साथ में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ये तमाम बातें एक साथ होना बहुत अहम है, वरना मुल्क का आगे बढ़ना, मुल्क की मईशत का इस तरीके से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल नज़र आता है इस सारी की सारी सूरत हाल में। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। एक और ऐसी खबर है जो हम आपके सामने रखेंगे, और क्योंकि आपके सामने रखा जाना उसका बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक के बाद एक ऐसी सूरत हाल में जहां निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया पर तहरीक इंसाफ को साइडलाइन करने का इल्ज़ाम लग रहा है, वहीं एक और ऐसा वाक़या पेश आया है जिससे इंतज़ामिया के रवैये पर मज़ीद सवालात खड़े होते हैं। आज इस्लामाबाद में इमरान खान के कैंसर अस्पताल शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल कराची के लिए एक फ़ंड रेजिंग की तकरीब होनी थी। ये तकरीब इस्लामाबाद के मेरियट होटल में होनी थी। तकरीब के एजेंडे में कॉन्सर्ट भी शामिल था। इस फंड रेजिंग की तकरीब के लिए पहले 26 दिसंबर को इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने एक NOC जारी किया, लेकिन अगले ही दिन यानी तकरीब से सिर्फ 2 दिन पहले ये NOC बगैर किसी वजह के वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के 27 दिसंबर को जारी किए गए नोटिफिकेशन में इस तकरीब के लिए NOC को वापस लेने की कोई वजह नहीं बताई गई। नुमाइंदा द न्यूज़ वक़ार भट्टी की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक फ़ंड रेजिंग की ये तकरीब इसलिए कैंसिल की गई क्योंकि अस्पताल इंतज़ामिया ने बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों की शराइत के तहत अस्पताल के डोनर्स और ऑडिट की तफसीलात शेयर नहीं की थी। अब आम बात यह है कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया सिर्फ ज़राए से ये खबरें दे रही है और कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, मगर शौकत खानम की इंतज़ामिया इस्लामाबाद इंतज़ामिया के इस मौक़िफ़ की तरदीद कर रही है। शौकत खानम की इंतज़ामिया का कहना है कि हमें NOC मनसूख करने की कोई वजह नहीं बताई गई। शौकत खानम अस्पताल के तर्जुमान ख्वाजा नज़ीर अहमद ने हमें बताया कि हमें ऑडिट की ये बात मीडिया पर इस हवाले से खबर चलने के बाद पता चली। इससे पहले इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने हमसे ना तो ऐसी किसी रिपोर्ट को शेयर करने का कहा था और ना ही हमारा NOC कैंसिल करने की कोई वजह बताई थी। और शौकत खानम अस्पताल के तर्जुमान ने हमें मजीद बताया कि परसों इस नोटिफिकेशन के आने के बाद वो कल पूरा दिन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद से राब्ते में रहे और कोशिश करते रहे कि किसी तरह ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाए, क्योंकि इस तकरीब की वो पहले से ही तैयारियां शुरू कर चुके थे और तशहीर भी हो चुकी थी। लेकिन रात गए हमें बताया गया कि अब इस हवाले से कुछ नहीं हो सकता, जिसके बाद बिलाखिर हमें तकरीब के मनसूख होने का ऐलान करना पड़ा। एक ऐसा कैंसर अस्पताल जो गुज़िश्ता 29 सालों से लाहौर और पिछले 8 सालों से पेशावर में कैंसर के मरीजों को मुफ्त इलाज की सहूलियत फराहम कर रहा है और जिसका कराची में एक नया अस्पताल ज़ेर तामीर है, उसकी फ़ंड रेजिंग की तकरीब को कैंसिल करने की कोई वजह नज़र नहीं आती और ना ही बताई जा रही है, जिससे ये साबित होता है कि निगरान हुकूमत और इंतज़ामिया इमरान खान और PTI को टारगेट करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती, चाहे वो कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी के इलाज के लिए अतियात ही जमा करना क्यों ना हो। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में अफसोस का इजहार किया और कहा कि ये बहुत अफसोसनाक है कि कैंसर अस्पताल के लिए फ़ंड रेजिंग की भी इजाज़त नहीं है, जबकि मारूफ समाजी कारकुन और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय ने इस बारे में लिखा कि खुदा के वास्ते ये ना करें, पाकिस्तान में कैंसर की दवा मकामी तौर पर बनाई नहीं जाती। इन हालात में शौकत खानम अस्पताल एक नेमत है, प्लीज़ उन्हें ये तकरीब मुनक़िद करके फ़ंड इकट्ठे कर रहे थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।